हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। तो बात करते हैं आज लेसन नंबर 2 क्लास 10th की साइंस चैप्टर नंबर 2 तुम्हारे पास होगा अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण की आज हम बात करते हैं। इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ने के लिए आपको अम्ल के बारे में पता होना चाहिए, क्षार के बारे में पता होना चाहिए, लवण के बारे में पता होना चाहिए। 3 टॉपिक इसमें हैं। तीनों में मैं सबसे पहले आप लोगों को डिस्कस करूंगा जो अम्ल हमारे पास होता है वो क्या होता है। वो अम्ल मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। अम्ल क्या होता है ये तुम्हारे पास। अच्छा, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये शब्द कहाँ से आया, ये शब्द किस भाषा का वर्ड है, ये मैं पहले बताऊंगा। तो जो अम्ल है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से। जो इसकी उत्पत्ति है, जो इसकी उत्पत्ति तुम्हारे पास में है, उत्पत्ति एक लैटिन भाषा का शब्द तुम्हारे पास है। लैटिन शब्द है, ऐसे कह लो लैटिन शब्द। और लैटिन शब्द वो तुम्हारे पास है कौन, एसिड्स। कौन है, एसिड्स। लैटिन शब्द है एसिड्स। और उस एसिड्स का मतलब क्या होता है, खट्टा। क्या होता है, खट्टा। उस एसिड्स का मतलब क्या होता है, खट्टा। और खट्टा का मतलब तुम्हारे पास होता है अम्ल। उस खट्टे का मतलब है अम्ल से। वो खट्टा जो तुम्हारे पास है उसी खट्टे का मतलब क्या है, अम्ल से। तो जिंदगी का मजा खट्टे में है, याद रखना, जिंदगी का मजा खट्टे में है। जैसे किसी भी भोजन का अच्छा स्वाद हमारी जिंदगी को क्या बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है। अगर जो भोजन का अच्छा स्वाद है तो हम उसको बड़ी चाव से खाते हैं। अगर जो स्वाद अच्छा नहीं है तो अच्छी तरीके से हम उसको खाते नहीं हैं, भरपेट भोजन नहीं करते हैं। इतनी बात आई समझ में। तो अम्ल जान पाए कहाँ से उत्पत्ति हुई। लैटिन शब्द तुम्हारे पास में है एसिड्स। एसिड्स का मतलब होता है खट्टा, खट्टा का मतलब होता है अम्ल। ठीक है। इसे स्वाद और जो लिटमस पेपर होता है उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया। किसके आधार पर, स्वाद और लिटमस पेपर के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। देखो, जैसे ये 2 डिफिनेशंस इसमें बताई गई हैं। पहली नंबर सबसे क्या, जैसे पॉइंट, जो जिसका स्वाद खट्टा होता है। क्या मतलब, जो खट्टा होता है या जिसका स्वाद खट्टा होता है। ऐसे लिख लीजिए, जिसका स्वाद खट्टा होता है। जिसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। जिसका स्वाद खट्टा होता है। दूसरा तुम्हारे पास, यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल बना देता है। कैसा, नीले लिटमस पेपर को क्या बना देता है, लाल कर देता है। क्या कहलाता है, अम्ल तुम्हारे पास में कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ल। अच्छा, जैसे तुम्हारे पास नींबू, जैसे नींबू हुई, इमली तुम्हारे पास, संतरा तुम्हारे पास, संतरा, ये सब नींबू, इमली, संतरा तुम्हारे पास, ये इतने लोग। एसिटिक एसिड, सिरका जिसे बोलते हैं, एसिटिक एसिड, सिरका तुम्हारे पास, ये लोग जो हैं ये नीले लिटमस पेपर को क्या बना देंगे, लाल बना देंगे। और इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। आई होप बिल्कुल आप लोग ये हमारी बात समझ पा रहे होंगे। अब दूसरी डिफिनेशन आती है हमारे पास। दूसरी डिफिनेशन जो हमारे पास आती है वो आती है आर्हीनियस के अनुसार। किसके अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार। आर्हीनियस के अनुसार या आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार। आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार
देखो इनके सिद्धांत के अनुसार डिफिनेशन क्या थी, जो आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार थी, इनके अनुसार क्या थी, जो जलीय विलयन में, मतलब ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में केवल H+ आयन देते हैं, जिनको अगर जो हम जल में घोल दें, अगर जो अम्ल हैं, अगर जो जिनको जल में घोलें और वो क्या दें, H+ आयन दें, हमें क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। मतलब जिनका जलीय विलयन, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन H+ आयन दे, क्या करे, H+ आयन दे हमको, H+ आयन दे, क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। मतलब जिनका जलीय विलयन हमारे पास H+ आयन दे, क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग एक सब्सक्राइब करने से कुछ चला थोड़ी ना जाएगा आपका, सिर्फ आपको बेल आइकन और लाल वाला बटन दबाना है। थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का मिल जाएगा तो हम भी और मेहनत, और थोड़ा सा मेहनत कर पाएंगे आप लोगों को मतलब वीडियो देने के लिए, ठीक। अच्छा, जैसे नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट में, नोट हमारे पास सभी अम्ल जो होंगे हमारे पास, सभी अम्लों में अच्छा H+ आयन उपस्थित होगा। जितने भी अम्ल होंगे हमारे पास उसमें H+ आयन क्या होगा, उपस्थित होगा। H+ आयन तो बिल्कुल उपस्थित होगा अगर जो हमारे पास जलीय विलयन है। अम्ल अगर जो है तो हाइड्रोजन हमारे पास बिल्कुल उपस्थित होगा। इतनी बात आई समझ में। जैसे फॉर दैट एग्जाम्पल, 1 मिनट वेट करना थोड़ा सा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल, जैसे HCl हमारे पास है, HCl को अगर जो जल में घोलें H+Cl-, देखो H+ आयन देगा। अगर जो H2SO4 है, इसको अगर जो हम जल में घोलें H+SO4-, तो ये हमारे पास H+ देगा। अगर जो HCN को ले लें, इसको जल में घोलें H+Cn-, देखो हमारे पास ये H+ आयन देगा, H+ आयन देगा हमारे पास। अगर जो इनका जलीय विलयन जल में घोला जाए तो ये हमारे पास H+ आयन देंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। उसके बाद आते हैं अम्लों के प्रकार। क्या बात आती है, अम्लों के प्रकार। और एक जैसे एग्जाम्पल तुम्हारे पास HNO3 ले लीजिए, तो H+NO3- तुम्हारे पास, ये देखिए बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, H+ आयन ही देगा तुम्हारे पास। फिर बात आती है अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड। इस अम्ल को एसिड ही कहते हैं। टाइप ऑफ एसिड, जो अम्ल तुम्हारे पास होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो तुम्हारे पास भैया प्रबल अम्ल मिलेगा। कैसा, प्रबल अम्ल। एक तो तुम्हारे पास मिलेगा दुर्बल अम्ल। कैसा, दुर्बल अम्ल। इस प्रबल अम्ल को कहते क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको वीक एसिड, इसको वीक एसिड। तो इतनी बात समझ में। एक तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति होगा, एक तुम्हारे पास क्या होगा, बहुत कमज़ोर व्यक्ति होगा। एक बहुत ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति होगा, एक बहुत कमज़ोर व्यक्ति तुम्हारे पास में होगा। एक बहुत ज़्यादा ताकतवर, एक कमज़ोर व्यक्ति होगा। बात कुछ नहीं, स्ट्रांग।
अगर जो इससे हम लड़ाई करेंगे तो हमारी हड्डी पसली तोड़ देगा, अगर जो इससे हम लड़ाई करेंगे तो हम इसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे, ये हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अगर जो इससे लड़ते हैं तो ये हमारा सब कुछ उखाड़ देगा, हाथ पर समझ लो सब कुछ उखाड़ ही देगा। अगर जो इससे हम लड़ते हैं तो ये हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? ये जो हमारे पास होंगे, जो जलीय विलयन में पूर्णतया, जो जलीय विलयन में या जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, ये जल में पूर्णतया क्या होते हैं? पूर्णतया आयनित या वियोजित, आयनित या वियोजित हो जाते हैं, आयनित या वियोजित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। मतलब इनको अगर जो हम जल में घोलें तो ये अपने आयनों में बट जाएंगे। जैसे हम मान लो इसको घोलें, HCl को, अगर जो HCl को वाटर में हम घोलें इसको, तो हमारे पास H प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। अगर जो हम HCN को घोलें, मान लो H2SO4 ले लीजिए, H2SO4 को घोलें तो 2H प्लस अलग हो जाएगा, प्लस का SO4 माइनस माइनस अलग हो जाएगा। ये अपने आयनों में क्या होगा? वियोजित हो जाएगा। अच्छा, दूसरी डिफिनेशन इसकी क्या है? जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल कहलाएगा। प्रबल अम्ल होगा। अगर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा तो वह कैसा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल होगा। अगर हम HCl को अपने फेस या बॉडी पर लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे तो फफोले निकल आएंगे, फफोले पड़ जाएंगे। H2SO4 को अगर जो हम अपने बॉडी पर डालें या पी लें तो हम चले जाएंगे ऊपर। HNO3 को अगर जो इससे खिलवाड़ करते हैं इन लोगों से तो हमारा ही नुकसान होगा, ना कि इन लोगों का नुकसान होगा, हमारा ही नुकसान होगा। अगर जो हम इन लोगों से खेलते हैं तो हमारा ही नुकसान होगा। इतनी बात है। ये तो हो गए प्रबल अम्ल। जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित होंगे। जैसे देखो, ये जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा प्रबल अम्ल कहलाएगा। जैसे HCl, HNO3। HCl जैसे है तुम्हारे पास, ये बहुत सारी क्रीमों में डाला जाता है, लड़कियां पोत लेती है आराम से, और उसके बाद उनकी खाली एक हफ्ते बाद क्या होती है? उधलने लगती है। और कहेंगी, अगर जो मम्मी ने पूछा बेटा ये क्या होने लगा, तो वो कहेंगी मम्मी हमें धूप नहीं सूट कर रही है, असल में हम धूप में निकलते नहीं हैं, इसकी वजह से धूप नहीं सूट कर रही। अरे पोते बैठी हैं क्रीम, तो कहाँ से धूप सूट करेगी? किसी डॉक्टर से पूछा नहीं, डॉक्टर से सलाह ली नहीं कि हमारे दाने निकल रहे हैं, हमारी स्किन काली है, उसको हम गोरा कैसे बनाएं? वो तुमको पूछना चाहिए था। तो डॉक्टर के पास गई, तुरंत 50 रुपये 30 रुपये की क्रीम ले आई, आराम से पोत लिया उसको, और गोरे होने का राज किसी को बताया नहीं, और खुद गोरे तो हो गए। उसके बाद देखा का 1 महीने बाद जब लगाना बंद कर दिया तो उससे भी पक्का कलर निकलने लगा। तब तो और कहानी अच्छी हो गई। तो ऐसे यूज ना करें, क्योंकि उनके पास वैसे भी दिमाग नहीं होता है, तो और वो दिमाग यूजलेस वाली चीज़ करने लगी। ठीक, तो ऐसी चीज़ ना करें। अब बात आती है दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल का मतलब ये आयनित और वियोजित हो जाते थे, ये आयनित और वियोजित नहीं होंगे। जल में आयनित और वियोजित, आयनित और वियोजित नहीं होंगे, नहीं होंगे। किसमें? जल में। तुम्हारे पास किसमें? जल में। ये जल में आयनित और वियोजित नहीं होंगे। बात आई समझ में? जैसे तुम्हारे पास एसिटिक एसिड है, फार्मिक अम्ल है, बेंजोइक एसिड है, हिप्यूरिक अम्ल है,
NH COOH, ये लोग, ये इतने पास, ये तुम्हारे पास हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर जो हम सिरका एसिटिक एसिड को पी लेते हैं, आलू में डालकर कचालू बहुत खाते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा सा हमारा पेट अगर जो जलन टाइप में पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। पीली वाली ततैया बरैया होती है, अगर जो वो हमारे पास एक दो काट ले तो हमारे शरीर में झंझनाहट पैदा होगी और थोड़ा सा मतलब भमा लगी, थोड़ा सा जलन टाइप में पड़ने लगेगी, वो होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा कुछ। ठीक है, इतनी बात। या दूसरी डिफिनेशन इसकी हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है जिसके लास्ट में COOH उपस्थित हो वो हमारे पास दुर्बल अम्ल होंगे। जिनके लास्ट में COOH समूह उपस्थित होता है वो हमारे पास दुर्बल अम्ल होंगे। जिनके पास COOH उपस्थित होता है वो दुर्बल अम्ल होंगे हमारे पास। अब बात आती है अम्लों की प्रबलता, बात अम्लों की प्रबलता आती है, अम्लों की प्रबलता, अम्लों की प्रबलता। तो अम्लों की प्रबलता में जो तुम्हारे पास होगा सबसे पहले HCl सबसे बड़ा होगा, उसके बाद HNO3, उसके बाद तुम्हारे पास H2SO4, उसके बाद तुम्हारे पास आएगा एसिटिक अम्ल CH3 COOH, उसके बाद आता है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, उसके बाद तुम्हारे पास आता है हाइड्रोजन साइनाइड। ये पहले नंबर पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये, पांचवें पर ये, छठे नंबर पर ये। इसकी प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम तुम्हारे पास मतलब है, सबसे पहले सबसे प्रबल ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये तुम्हारे पास। ये बात आती कार्बोनिक एसिड, ये जो तुम्हारे पास है ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ये तुम्हारे पास कोल्ड ड्रिंक में पड़ता है, कोल्ड ड्रिंक में पड़ता है, कार्बोनेटेड वाटर लिख के आता है। इसका यूज टॉयलेट वगैरह साफ करने में किया जाता है। ठीक है, ये कार्बोनेटेड वाटर का जो यूज किया जाता है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? आई होप बिल्कुल आप लोग इतनी बात समझ पाए होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में तुमको ये चीज़ें मिलेंगी, जितनी चीज़ हम बता रहे हैं। ये पहली बात तो कोई बताता नहीं, बहुत सारे लोग डिफिनेशन ये लिखवा देते हैं, बहुत लोग डिफिनेशन ये लिखवा देते हैं, ये तुम्हारे पास इसकी किसकी अम्ल की। ये तो तुम्हारे पास डिफिनेशंस नहीं बच्चा, ये तुम्हारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जिसे बोलते हैं भौतिक गुण, जिसे भौतिक गुण बोलते हैं। ये मेन डिफिनेशन तो तुम्हारे पास ये है, मेन डिफिनेशन ये तुम्हारे पास, जिनका जलीय विलयन H+ आयन दे, जिनका जलीय विलयन H+ आयन दे तुम्हारे पास। ठीक, तो इतनी बात आई समझ में आप लोगों को? ठीक, तो इधर देखिए, उसके बाद फिर हमारे पास आती है बात भौतिक गुण की। किसकी बात आती है भैया? भौतिक गुण की। इसके किसके? वो भी अम्ल के। किसके? अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ये तुम्हारे पास अम्ल के भौतिक गुण। पहला इसका जो पॉइंट तुम्हारे पास, ये खट्टे होंगे। कैसे होंगे? ये स्वाद में कैसे होंगे? स्वाद में खट्टे होंगे, स्वाद में खट्टे। दूसरा तुम्हारा, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। इनकी प्रकृति क्या होती है? संक्षारक होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक। प्रकृति कैसी? संक्षारक इनकी प्रकृति होती है। कैसी? संक्षारक। इनकी प्रकृति संक्षारक।
इसकी वजह से ये तुम्हारे पास लकड़ी, कपड़ा और त्वचा और कागज़ आदि को ये क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, आदि को ये नष्ट कर देते हैं। ये तो तुम्हारे पास हो गए भौतिक गुण। स्वाद में खट्टे मिलेंगे, नीले लिटमस से लाल हो जाएगा। इनकी प्रकृति जो होती है वो संक्षारक होती है। ये लकड़ी को, कपड़े को, त्वचे को, कागज को आदि को नष्ट कर देंगे। इतनी बात आई, आदि को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ये बच्चा कोई बताता नहीं है, बहुत कम, सिर्फ डिफिनेशन लिखवा देते हैं अम्ल की। ये कुछ तो टीचर करते क्या, कुछ तो टीचर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग का मतलब वो अपने आप के यहाँ बहुत 30 मार्क खां समझते हैं। कुछ टीचर जो होते हैं अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्क खां समझते हैं। कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा तो उसकी गलतियां ढूंढते हैं, इसमें गलतियां क्या हैं, हम लोग इसकी हाथ दादा गलती जल्दी पाए जाई और इसका लय उड़ी। अरे वो जानते नहीं कि बेटा तुम 30 मार्क का किताबी लैंग्वेज छपवाते हो। लेकिन जो बंदा 4-5 पब्लिकेशन 6-7 पब्लिकेशन पढ़ता है वो एक डिफिनेशन नहीं लिखवाता, उसको एक चीज़ के बारे में नहीं पता होता, वो बहुत सारी चीज़ें देखा होता है। और तुम लोग करते क्या हो, कुछ टीचर्स करते क्या, सिर्फ किताबी लैंग्वेज ही छपवाते हैं और वो अपने आप में बहुत बड़े 30 मार्क खां बनते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों के भविष्य की बात होती है। ऐसा क्या अपना आराम से क्या करेंगे, उसको बहुत अच्छी तरीके से 2-3 पन्ने में डिफिनेशन लिखवाते हैं, कहीं 2-3 पन्ने घर के लिए भी नोट्स छापने के लिए देंगे। ये नहीं करना चाहिए। बच्चे को ऐसा लिखवाओ जिससे कि बच्चा वो एक बार में समझ सके, अपनी लैंग्वेज में वो लिख सके। किताबी लैंग्वेज तो सब लिख सकते हैं, किताब उसके पास है, कॉपी उसके पास है, वो तो लिख डालेगा। लेकिन उसको अपने लैंग्वेज से लिखना सिखाओ, तभी बच्चा तुम्हारी क्वालिटी को परखेगा। अगर जो उसको अपनी लैंग्वेज से नहीं लिखाना बता पा रहे हो तो आप टीचर के लायक नहीं हो। किताबी लैंग्वेज छपवाना कोई एक टीचर नहीं हुआ। ये नहीं कि किताबी लैंग्वेज छपवाते रहे और टीचर हम बन जाए उसकी नज़र में। ये टीचर के गुण नहीं होते हैं। अरे कम से कम पढ़ाना है तो 6-7 पब्लिकेशन से पहले पढ़ो, देखो क्या होता है, तब जा करके तुमको पता चलेगा। चलो इधर देखो, अम्ल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो केमिकल प्रॉपर्टी तो तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो हम 2-3 प्रॉपर्टी बताएंगे। एक तो धातु के साथ अपक्रिया बताएंगे, एक धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया बताएंगे, एक तुम्हारे पास होगा धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। एक धातु के साथ अपक्रिया, एक धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया, एक तुम्हारे पास धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी। मेटल्स ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट और तुम्हारे पास मेटल्स के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं तुमको धातुओं के साथ अभिक्रिया। पहली जो तुम्हारे पास होगी धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। ये मेटल के साथ क्या होगी, अभिक्रिया। जैसे इधर देखो, आयरन ले लें हम, मैग्नीशियम ले लें, आयरन ले लिया हमने, मैग्नीशियम ले लिया, जिंक ले लिया, मान लो हमने ये इतनी चीज़ ले ली। इसकी रिएक्शन करा दें हम, मान लो HCl के साथ करा दें, ये भी तो एक अम्ल है। मान लो इसकी किसके साथ करा दें, H2SO4 के साथ करा दें, ये भी तो एक अम्ल है अम्ल नहीं है, इसके साथ रिएक्शन करा दो। मान लो ये तुम्हारे पास है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करा दो, किसी के साथ करा दो, ठीक है। ये धातुओं के साथ जब अपक्रिया होगी तो आयरन हमारे पास जो है, ये आयरन ये Cl के साथ अपक्रिया करेगा, क्या बनेगा, FeCl2। और इधर तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इधर 2 लग जाएगा। फिर मैग्नीशियम सल्फेट,
MgSO4 बन जाएगा तुम्हारे पास में, MgSO4। इधर तुम्हारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इधर जिंक क्लोराइड बन जाएगा ZnCl2 और प्लस का हाइड्रोजन गैस तुम्हारे पास क्या होगी, रिलीज होगी। तो इधर 2 लग जाएगा। तो एक बात आप लोगों को समझ में आई, एक बात आप लोगों को समझ आई, अगर जो हम अम्ल की, किसी अम्ल की, कोई भी अम्ल हो, अगर जो उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, धातु के साथ करा दें, तो क्या बनेगा हमारे पास, हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो एक बात समझ में आई, अगर धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो किसी भी अम्ल के साथ अगर जो अभिक्रिया हम कराते हैं, अगर जो किसी भी अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, हाइड्रोजन गैस बनेगी। इतनी बात आई समझ में, क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस हमारे पास में बनेगी, हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगी। आई इतनी बात समझ में आप लोगों को। ये हमारे पास आयरन था, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हमारे पास आयरन क्लोराइड हो गया और हाइड्रोजन हो गया। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है। दूसरा कौन हमारे पास में है, ये मैग्नीशियम हमारे पास में है। ये और ये सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे पास, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन। ये जिंक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बन गया हमारे पास में। इतनी बात आ गई आप लोगों को समझ में आई हो, बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे। केमिस्ट्री तो वैसे भी जानते लड़कियों की अच्छी होती है और लड़कों की तो बहुत वीक होती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री लड़कों की भी अच्छी होती है। सिर्फ आप उसमें मन लगाइए पढ़ने में, आपकी भी स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए इधर देखिए, दूसरी बात हमारे पास, ये तो पहली बात हमारे पास थी धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा लीजिए। धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड तुम्हारे पास देखो इधर, धातु ऑक्साइड के साथ अगर जो करा लें, CaO के साथ करा लीजिए, MgO के साथ करा लीजिए और जिंक ऑक्साइड के साथ करा लीजिए, आयरन ऑक्साइड के साथ करा लीजिए, किसी के भी साथ करवा लीजिए आप लोग। अगर जो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, मान लो H2SO4 के साथ करा दें, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, HCl के साथ अगर जो करा दें, इसकी रिएक्शन मान लो हम किसके साथ करा दें, HNO3 के साथ करा दीजिए, इसकी रिएक्शन मान लो HCl के साथ करा दे, तब क्या बनेगा हमारे पास, तब क्या बनेगा हमारे पास, इतना याद रखना। क्या बनेगा हमारे पास, देखो इधर ये, तब हमारे पास में बनेगा क्या, अगर जो इसके साथ अभिक्रिया हम करा दें तो ये कैल्शियम सल्फेट बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस में H2O बना। इसके साथ कराएं अगर जो, तो हमारे पास बनेगा MgCl2 प्लस का H2O। इसके साथ अगर जो कराएं तो हमारे पास बनेगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में हमारे पास बनेगा H2O। अगर जो इसके साथ कराएं तो हमारे पास बनेगा FeCl2 और प्लस का हमारे पास H2O। ये मतलब ये लवण हो गया, ये लवण है, ये लवण है, ये लवण है, लवण प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा, देखो जल सब में रिलीज हो रहा है, जल सब में बन रहा नहीं बन रहा। अगर हमारे पास धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी तो हमारे पास क्या क्या बनेगा, एक तो लवण बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, जल बनेगा। दो लोग तो जरूर बनेंगे। ये हमारे पास जितने हैं ये सब लवण हैं, ये हमारे पास क्या है, जल है। क्या है, जल हमारे पास है। ये जो बना हमारे पास, ये बना कैल्शियम सल्फेट हमारे पास, क्या बना, कैल्शियम सल्फेट बना। ये हमारे पास बना मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड।
ये हमारे पास बना जिंक नाइट्रेट, क्या बना, जिंक नाइट्रेट हमारे पास बना। ये हमारे पास क्या बना, आयरन क्लोराइड बना, क्या बना, आयरन क्लोराइड बना हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, नाइट्रिक अम्ल था और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था हमारे पास में। इतनी बात समझ में आई। अगर हम धातुओं के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर हम धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास जल बनेगा और लवण बनेगा। दो चीजें बनेंगी, एक जल बनेगा, दूसरा लवण बनेगा। देखो तुम्हारे पास लवण बन रहा है, जल बन रहा है, लवण जल, लवण जल, लवण जल, लवण जल बन रहा है। ये चीजें बनेंगी तुम्हारे पास, लवण और जल बनेगा तुम्हारे पास। अब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा दें। देखो इधर तीसरा पॉइंट, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अगर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा दें, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ कराएं। अच्छा कराएं हम धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3। इसकी रिएक्शन किसी अम्ल के साथ आप करा दीजिए। किसके साथ, किसी अम्ल के साथ करवा दीजिए। देखो HCl के साथ हम कराए दे रहे हैं, HCl के साथ मान लो कराए दे रहे हैं, करा दें तो क्या बनेगा, देखो Ca बनेगा, C2, Ca बना, Cl2 बना, प्लस इसमें का एक H, इसमें का एक O तुम्हारे पास H2O बनेगा, प्लस का तुम्हारे पास CO2 बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम्हारे पास इधर कितना लगा लें, 2, क्योंकि इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। अब क्या क्या बना, ये तो हमारे पास लवण बना, ये हमारे पास क्या बना, लवण बना, प्लस का क्या बना हमारे पास, जल बना, और प्लस का क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बना हमारे पास। तो इतनी बात समझ में आई। अगर जो हम धातु कार्बोनेट के साथ कराएं, आयरन कार्बोनेट के साथ कराएं, अगर जो हम HCl की रिएक्शन, तो हमारे पास लवण तो जरूर बनेगा, जल जरूर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगा, बनेगा जरूर, तीनों ये बनेंगे, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर जो हम धातु कार्बोनेट के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। किसी भी पदार्थ की आप करवा लीजिए, वो बनेगा जरूर हमारे पास में। मान लो एक और तुमको बता दें, आयरन कार्बोनेट के साथ करवा दीजिए रिएक्शन आप, जिंक कार्बोनेट के साथ करवाइए, ZnCO3 HCl के साथ करवा दें, क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो ZnCl2 बनेगा, ZnCl2 बना, यहाँ से एक H2O बन जाएगा और उधर एक कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे पास। देखो लवण बना हमारे पास, जल बना हमारे पास में, और कार्बन डाइऑक्साइड बना हमारे पास में। अब तो बात इतनी तो समझ में आई होगी बिल्कुल कि हम इतनी चीजें बता डालें। हमने धातु के साथ अभिक्रिया कराई, तब तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस बनी, और जब हमने धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई तब लवण और जल बना तुम्हारे पास में। जब हमने धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई तब तुम्हारे पास लवण बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। इतनी बात आई समझ में। उसके बाद आती है बात उपयोग की, बात आती है उपयोग की। किसकी, उपयोग की। उपयोग सबसे पहला तुम्हारे पास जो होगा अम्ल, मान लो H2SO4 का उपयोग का क्या होता है, H2SO4 का उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग लेड बैटरियों में किया जाता है, पेट्रोलियम उद्योग में किया जाता है, प्लास्टिक उद्योग में किया जाता है, कृत्रिम रेशम बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक के निर्माण में। सबसे पहला तुम्हारे पास जैसे मान लो कोई भी ले लीजिए, प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग में लेड बैटरियों में, लेड बैटरियों में, कृत्रिम रेशम बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में,
बहुत सारे चीज़ तुम्हारे पास में है, बहुत चीज़ें तुम्हारे पास। पेट्रोलियम उद्योग में, पेट्रोलियम को सफाई करने में, पेट्रोलियम उद्योग में। बात आती है दूसरे बात तुम्हारे पास HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका। ये कपड़ा रंगने में आता है, कपड़ा रंगने के लिए, लोहे की चादरों को साफ करने के लिए और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। पहला इसका कपड़े को रंगने में, दूसरा तुम्हारे पास लोहे की चादर को साफ करने में, लोहे की चादर को साफ करने में, क्योंकि साफ करने के बाद उसकी पेंटिंग होती है। उसके बाद में तुम्हारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तुम्हारे पास। फिर बात आती है HNO3 की, जो तुम्हारे पास नाइट्रिक अम्ल होता है। ये बहुत ही तुम्हारे पास खतरनाक है। तो सबसे पहला तो इसका उपयोग तुम्हारे पास हो गया विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक पदार्थ TNT, TNB बहुत तुम्हारे पास हैं, TNT, TNB, ट्राइनाइट्रोटॉलून, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ये सब तुम्हारे पास क्या हैं? विस्फोटक पदार्थ, बहुत ही खतरनाक तुम्हारे पास में है। अगला तुम्हारे पास उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता। अगला तुम्हारे पास में सोने तथा चांदी के शोधन में, सोने तथा चांदी के शोधन में। अच्छा, एक चीज़ देखा होगा, गांव में लोग चांदी साफ करने के लिए आते हैं, चांदी सोना साफ करने के लिए आते हैं, तो तुम लोग कहते हो कि वो सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर के आते हैं। नहीं, वो लेकर के आते हैं HNO3 लेकर के आते हैं। उसमें चांदी को डाल देते हैं, फिर निकाल लेते हैं, उसको साफ कर देते हैं, उसके शोधन में उसका उपयोग किया जाता है। और उसमें से थोड़ी सी चांदी वो क्या कर ले जाते हैं? निकाल ले जाते हैं रिग करके तुम्हारे पास। वो तुम्हारे पास थोड़ा सा शोधन हो जाता है, उसकी जो जंग होती है वो तुम्हारी उसी में रह जाती है। उसको बाद में सही से उसको शुद्ध कर लेते हैं जा करके, तो उनके बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो अम्ल, ये जो तुम्हारा टॉपिक था अम्ल, टोटल अम्ल जो टॉपिक था ये तो हुआ खत्म। ये तो तुम्हारे पास हो गया इंड बात अम्ल जो। अब उसके बाद बात आती है क्षार की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो अम्ल हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यूपी बोर्ड की दृष्टि से तुम्हारे पास में ये तीनों टॉपिक जो हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर जो ऐसे ही पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और 70 में 70 मार्क आप लोगों को दिलाऊंगा। ये गारंटी है हमारी 70 में 70 मार्क दिलाने की। सिर्फ आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमसे लगे रहिए, साथ में हमारे पढ़ते रहिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।